हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि मतलब फोर्थ सेमेस्टर में है। उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 से 2020 का है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी के जो वीडियोस हैं यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आपको जो है हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। मैं आपको ना वहाँ पे स्क्रीन पे पोस्टर या फिर थंबनेल दिखा दूंगा, तो इस तरीके से वहाँ पे आप देख लेना। और जो भी इसकी पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको एक तो ये पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है और कैसे लिखना है। दूसरी और ये रहे कैसे लिखना है और कितना लिखना है। और दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि कौन से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सेक्शन ए में जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो है डिफरेंशिएट कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। तो देखिए, कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पहले मैं डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, आप ऐसे समझिए, कोई भी दो ऐसे मॉलिक्यूल यानी कि जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, मैं आपको समझा दूं। और ये हमने उसके सामने मिरर लगाया और उसकी जो मिरर इमेज है कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। दूसरा कि वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होते। ये वर्ड समझिए, सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल कहने का मतलब ये है कि जैसे बी है, अगर इसको हम इसके ऊपर यहाँ से इस तरीके से उठा के रखें तो वो इसमें फिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज ये दोनों मेरे हैंड हैं, तो ये दो एक दूसरे के, ये क्या है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। आप देखोगे ये उंगली इसके साइड में है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। लेकिन अगर इसको मैं सुपर इम्पोजेबल करने की कोशिश करूँ लाइक दिस, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो मेरे अंगूठे हैं ये बाहर निकले हुए हैं, यानी कि एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो ये क्या हुए, ये हमारे कायरल हुए, इनको हम कायरल बोलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। डेफिनेशन आप देख लीजिए, कायरल मॉलिक्यूल्स आर दोज व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि लैक्टिक एसिड है, जहाँ पर आप देखोगे COH OH CH3 एंड हाइड्रोजन। आपको पता है वो कायरल कार्बन यहाँ पे हो ही गई, क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल है। और कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिससे चार अलग अलग तरह के एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार से शो कर रखा है, तो यहाँ पे एक अलग ग्रुप है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। अगर हम इसके मिरर इमेज की बात करें तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल इसके पास में होगा, CH3 दूर होगा, COH OH। अगर हम इसको ऐसे करके यहाँ उठाने की कोशिश करें तो देखोगे कि ये हाइड्रोजन इस पर जाके बैठेगा और ये जो है CH3 इस पे फिट होगा, यानी कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है हमारे कायरल मॉलिक्यूल है। और एक और बात ध्यान रखनी है, ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बोले तो अगर इनसे हम प्लेन पोलराइज लाइट अगर पास कराएं तो उसको ये या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में वो घुमा सकते हैं। दूसरे हमारे देखिए अकायरल मॉलिक्यूल, ये अकायरल मॉलिक्यूल देखिए ऐसे होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते ही हैं, साथ के साथ वो सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं। ये आपने डिफरेंस समझ लेना, मिरर इमेज भी है और सुपर इम्पोजेबल भी है। एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है A, और इसके अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो वो भी ऐसे ही करके कुछ बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको उठा के इस पे रखने की कोशिश करें तो आराम से फिट हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं, वो हमारे अकायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और दूसरी बात, ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लाइक मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड भी हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल इसका देखिए, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन है। यहाँ पे जो है चार अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से, तो ये जो है एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं। तो ये है हमारे अकायरल मॉलिक्यूल। तो दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको कंप्लीट होता है। देखिए, मैंने ना आपको समझाने की अच्छी तरीके से कोशिश करी है। बाकी तो ये 2 नंबर में काफ़ी बड़ा लिखा है, लेकिन आप जो है जैसे अगर ये जो स्ट्रक्चर अगर नहीं बनाओ तो ये छोटा सा लगेगा। तो इस तरीके से आपने करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, वो है हमारा एक्सप्लेन ई एंड जेड आइसोमर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए, सेकंड यूनिट से है, जियोमेट्रिकल आइसोमर से। तो जब हम उनका नोमेनक्लेचर करते हैं तो एक मेथड होता है ई जेड नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आपने ई का मतलब समझना है, देन जेड का। तो देखिए, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है एंटेगन। ये जो है एक हमारी जर्मन टर्म है शायद, या फिर लैटिन वर्ड, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन ई का मतलब एंटेगन होता है, जिसका मतलब है अपोजिट साइड। ओके, एक हमारा जेड, जेड का मतलब होता है जूसा मेन,
और उसका मतलब है सेम साइड। तो आपको अगर पता हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो जो EZ सिस्टम होता है वो जो है सीक्वेंस रूल पे बेस्ड होता है। सीक्वेंस रूल क्या होता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है पहले हम उसमें जो भी एटम जुड़े हुए हैं उनका क्या करते हैं, प्रायोरिटी चेक करते हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे सपोज आप पहले समझिए, देन उसके बाद आपको जो डेफिनेशन है वो समझ आएगी। जैसे आपके पास यहाँ पे ये 2 कार्बन है, उनसे अलग अलग 4 ये एटम जुड़े हुए हैं। तो सीक्वेंस रूल क्या कहता है कि जिसमें जो भी यहाँ पे एटम जुड़े हुए हैं उसकी हम प्रायोरिटी देखेंगे पहले, यानी कि उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, और मिथाइल ग्रुप है, और क्लोरीन है। तो इनमें किसका एरोमेटिक नंबर जो है ज़्यादा है, तो वो जो है सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद दूसरा, देन उसके बाद तीसरा। तो ये जो कार्बन है, सपोज इससे जो भी जुड़े हुए हैं पहले हम उनका देखते हैं। जैसे कि ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, यानी कि ये तो फर्स्ट पे नहीं होगा, तो फर्स्ट पे कौन सा होगा, ब्रोमीन होगा। तो ये जो है इसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। इस तरफ दूसरी तरफ देखोगे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो कार्बन का 6 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये है। तो देखिए ई आइसोमर क्या होते हैं, ये ऐसे आइसोमर होते हैं जिसका मतलब क्या था, ई का मतलब अपोजिट साइड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो भी एटम होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जुड़े होते हैं। बोले तो एक ऊपर वाले प्लेन में होगा इस तरफ, एक नीचे वाले प्लेन में होगा, उसको हम बोलते हैं Z आइसोमर, सॉरी ई आइसोमर। तो ई आइसोमर आर दोज वेयर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन। तो ये हमारे ई आइसोमर हुए। Z आइसोमर क्या हुए, Z आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले जो भी हमारे एटम जुड़े होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, या बोले तो एक ही साइड होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले हम इनकी प्रायोरिटी निकालेंगे। ब्रोमीन को पहले प्रायोरिटी मिलेगी इस तरफ सेकंड पे हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे क्लोरीन को पहले मिलेगी, यहाँ पे सेकंड पे CH3 आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले दोनों हमारे ग्रुप हैं, ब्रोमीन क्लोरीन, ये एक ही साइड जुड़े हुए हैं। और हमें पता था कि Z का मतलब क्या था, सेम साइड। तो उसी हिसाब से इसको हम बोलते हैं Z आइसोमर। तो Z आइसोमर आर दोज आइसोमर वेयर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और ग्रुप ऑन सेम साइड। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। ये भी हमारा क्वेश्चन इतना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, वो है हमारा ड्रॉ कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन की कन्फॉर्मेशन आपने ड्रॉ करनी है। देखिए कन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जैसे ये कोई हमारा यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इथेन ही है हमारा। अगर हम थोड़ा सा और अगर इसको खोल के लिखें तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन है जो कि इस तरीके से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन एटम से जो यहाँ पे भी अदर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे है, या वो कितने कितने तरीक़ों से वो अरेंज हो सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशन। तो बात करें जो हमारा जो इथेन होता है वो 2 कन्फॉर्मेशन शो करता है। एक है स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन, एक है इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। तो देखिए पहले हम बात करते हैं स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन की। तो देखिए आपको पता तो होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 यानी कि 2 कार्बन एटम होते हैं जिनसे कि 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो देखिए ये बात करें स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन क्या है, तो इसमें देखोगे ये जो ऊपर को आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, तो ये जो है एक कार्बन एटम है, यानी कि सपोज कर लीजिए ये वाला है, और बाकी जो नीचे है जो रेड में आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये इसी कार्बन के नीचे है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है हमें, तो वो दूसरा कार्बन एटम है जिससे कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आप ऊपर वाले कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे जो पहला हाइड्रोजन है आप देखोगे एक हाइड्रोजन ऊपर है, बाकी के 2 हाइड्रोजन नीचे हैं। ठीक है, आप नीचे वाले कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऊपर हैं लेकिन एक हाइड्रोजन नीचे है। एक तरीके से देखें तो उल्टे हैं, यानी कि ऊपर वाले का केवल एक ही ऊपर है लेकिन नीचे वाले के दोनों हाइड्रोजन एटम ऊपर हैं। और ऐसे ही ऊपर वाले के जो नीचे जो हाइड्रोजन एटम है वो 2 हैं, लेकिन जो नीचे वाला यहाँ पे कार्बन है उसका एक ही हाइड्रोजन है। तो देखिए थोड़ा मैं आपको इस तरीके और समझा दूँ खोल के, जैसे कि वही जो एटम अरेंज है मैं उनको देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा अलग करके। जैसे एक है हमारा इस तरीके से, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है कुछ इस तरीके से अरेंज है, दूसरा है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इस तरीके से अरेंज है। बोले तो कार्बन से 3 ही हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच, लेकिन उनका अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो कार्बन है उस पे जो है नीचे को 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा नीचे वाला कार्बन है यहाँ पे आप देखोगे ये रेड से जो दिखा रखा है, इसमें जो अरेंज है वो उसमें ऊपर को 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से अरेंजमेंट होता है
ठीक है, पहले जो कार्बन है उसके अगर हाइड्रोजन दो नीचे हैं, लेकिन जो नीचे वाला कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है वो दोनों ऊपर हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेगॉइड कन्फॉर्मेशन। अब नीचे अगर हम बात करें वो है हमारी इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। इसमें जो है दोनों बराबर होते हैं। बोले तो जैसे हमारा ये है इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और दूसरा जो नीचे वाला कार्बन है उसमें भी सेम ऐसे ही अरेंज होगा। जैसे कि नीचे दो हाइड्रोजन, यहाँ भी नीचे दो हाइड्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन, यहाँ भी ऊपर एक हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। यानी कि जो ये एटम होते हैं ना हाइड्रोजन वगैरह जो उससे अटैच है कार्बन से, तो वो 360 डिग्री जो भी रोटेशन है उसमें वो घूम जाते हैं। तो ये देखोगे आप, ये बिल्कुल एक ही उसमें है। तो ये हमारे दो कन्फर्मेशन है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बस यही आपने ड्रॉ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है हमारा राइट एनी टू सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। यानी कि पायरोल कैसे सिंथेसाइज की जाती है, उसके दो मेथड आपने बता देने हैं। तो देखिए पायरोल का सबसे पहला मेथड है वो है फ्यूरान से बनती है। आपको पहले मैं पायरोल के स्ट्रक्चर बता दूं, पहले आपको तब समझ आ जाएगा। ये इसमें एक नाइट्रोजन एटम होता है जिससे एक हाइड्रोजन जोड़ी होती है, इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे होते हैं। ये हमारा पायरोल है। और एक होता है हमारा फ्यूरान। फ्यूरान में जो हेटेरो एटम जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। फ्यूरान ये है। तो ये फ्यूरान से हमारी पायरोल बन सकती है। अगर हम फ्यूरान को NH3 यानी कि अमोनिया के साथ अगर हम हीट करें 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसकी प्रेजेंस में, एलुमिना। एलुमिना का मतलब ये हमारे कैटलिस्ट है Al2O3। अगर इसकी प्रेजेंस में अगर हम फ्यूरान को अमोनिया के साथ हीट करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें पायरोल मिलता है। तो वही जो है ये लिख रखा है, पढ़ लेना, नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे फार्मेसी वाला पे। तो वही स्ट्रक्चर, वही जो मतलब कि रिएक्शन है वो शो कर रखी है मैंने। नीचे आप देखोगे दूसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड जो है उसकी जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे जो हमारे हैं दो इस तरीके से ग्रुप जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है, ये सक्सीनामाइड है हमारा। अगर हम इसके बोले तो डिस्टिलेशन कराएं, डिस्टिलेशन का मतलब है हीट, अगर हम उसको कराएं जिंक डस्ट के साथ, जिंक के साथ, तो क्या होगा, हमारा ZNO ये बाहर निकल जाएगा, बाकी का ये हमारा इस तरीके से पायरोल हमारा बनेगा, ZNO जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं पायरोल यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। तो ये जो है इसके दो मेथड है सक्सीनामाइड को जिनके साथ करने पर है। ये नेक्स्ट देखिए वो है हमारा क्वेश्चन, वो है व्हाई मीसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, पहले आपने ये समझना होगा कि आखिर मीसो कंपाउंड होते क्या है। तो देखिए मीसो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जो कायरल कार्बन होता है वो दो या फिर दो से ज़्यादा होते हैं। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन जिससे चार अलग अलग कोई भी एटम जुड़े हों, उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ये हमारा कायरल कार्बन है। तो देखिए बात करें, जैसे कि हमारा एक ऐसा एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है ये, जिसमें हमारे दो कायरल कार्बन हैं इस तरीके से। तो पहले आप देखोगे एक आपको कायरल कार्बन ये है, यहाँ पे अलग एक एटम है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ऊपर कार्बन है, नीचे ऊपर देखोगे वहाँ भी ये अलग अलग है। तो ये दो हमारे कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है मीसो कंपाउंड में, उसी की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़, जैसे कि सपोज ये हमारे एक मॉलिक्यूल है, अगर हम उस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री डालते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम है कि वो उस मॉलिक्यूल को दो सेम हाफ में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला भी सेम रहेगा, नीचे वाला भी सेम रहेगा, एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में वो डिवाइड कर देता है। तो देखोगे ये एग्जाम्पल हमारा मीसो कंपाउंड का है। अगर हम इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे डालते हैं जैसे ये, तो ये जो है दो अलग अलग बोले तो मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया, एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे कि अगर देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी हाइड्रोक्साइड, यहाँ कार्बन, यहाँ COH, यहाँ भी COH। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो हमारे मीसो कंपाउंड कहलाते हैं। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, देखिए सपोज ये हमारा एक अलग कायरल कार्बन है, ये अगर देखिए जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, अगर ये उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोले तो क्लॉकवाइज अगर ये घुमा रहा है,
क्लॉक हमारी इस तरीके से घूमती है, और सपोज ये हमारा लेबोरेटरी घुमा रहा है नीचे वाला, बोले तो इस तरीके से। तो आप देखोगे एक बंदा इस तरीके से घुमा रहा है, एक इस तरीके से घुमा रहा है, तो वो एक ही जगह पर रुका रहेगा। तो इसी वजह से जो है हमारे मेसो कंपाउंड वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो सिंपल सा वही मैंने समझा रखा है। रीज़न क्या है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, और वही जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो है देखिए हमारा, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर यूजेस। कोई भी दो हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है 5 मेंबर रिंग वाले, उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, उनके यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने जो ड्रॉ करी है वो पायरोल को ले लिया है, वही अभी स्ट्रक्चर बनाई थी। इस तरीके से यहाँ पे NH जुड़ा होता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो ये हमारी पायरोल है, खोल के भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से। बात करते हैं इसके यूजेस की, और एक और पॉइंट इसमें लिख रहा था ना कि 5 मेंबर्ड होनी चाहिए। तो अगर आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड ये। तो यूजेस की बात करें तो जो हमारा पायरोल होता है वो स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूट होता है, बोले तो जैसे कि हीम है जो कि हीमोग्लोबिन में होता है, क्लोरोफिल है जो कि पौधों में होती है, विटामिन B12 है, और बाइल पिगमेंट है। तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें जो है पायरोल रिंग होती है। बोल सकते हैं अगर पायरोल नहीं है तो ये कंपाउंड नहीं बन सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है पायरोल का, इनकी स्ट्रक्चर बनाने में, या बोले तो इनको सिंथेसाइज करने में। ठीक है, दूसरा इसका यूज है, कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं जो कि उनके अंदर भी, उनके स्ट्रक्चर के अंदर भी पायरोल रिंग होती है, या फिर कहे तो पायरोल जो है उनको सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि केटोरोलैक है जो कि नसैड्स होती है। नसैड्स बोले तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि पेन किलर या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसका ये रेस्पॉन्स होता है। एक है सुनेटिनिब जो कि एंटी कैंसर, उसका इफेक्ट होता है। प्रोसाइक्लिडीन जो कि पार्किंसंस डिसीज को ट्रीट करती है। एजेलिफेरिन जो कि एंटी बैक्टीरियल होती है। टोलमेंटिन वो भी नसैड्स होती है। तो ये जो है इन सभी मेडिसिन में पायरोल रिंग होती है, तो यहाँ पे इसका ये यूज़ हो गया। दूसरा देखिए हम वही बात कर लेते हैं 5 मेंबर्ड जो है, दूसरा हम फ्यूरान की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है, वहाँ पे नाइट्रोजन को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा फ्यूरान है। ये भी देखिए कुछ मेडिसिन को सिंथेसाइज करने में यूज़ होता है, जैसे कि रेनिटिडीन है, नाइट्रोफ्यूराजोन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और कुछ टर्पेनोइड्स हैं। तो उनके स्ट्रक्चर में फ्यूरान रिंग होती है, तो वो फ्यूरान इनको सिंथेसाइज करने में यूज़ होता है। इसके अलावा देखिए फ्यूरान आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेजिन्स, लिक्विड्स एंड एग्रोकेमिकल बोले तो कुछ फर्टिलाइजर वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे फ्यूरान से ही बनते हैं। तो ये इन दोनों के यूज़ हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर हम उसकी बात करें, देखिए वो है हमारा, नेम द स्ट्रक्चर एजेंट यूज्ड इन क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है वो आपने बताना है। देखिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि कीटोन या बोले तो एल्डिहाइड, ये जो दो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, ये इनको सिंपली जो है एल्केन में कन्वर्ट कर देती है। एल्केन ऐसी रिएक्शन जो कि हमारे कीटोन और एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। कीटोन बोले तो जिसमें ये ग्रुप है कीटो ग्रुप, और एल्डिहाइड बोले तो जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को ये रिएक्शन जो है एल्केन में कन्वर्ट कर देती है, बोले तो सिंगल जिसमें बॉन्ड होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देती है। तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो होता है जिंक एमलगम। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक एमलगम। वही तो क्वेश्चन है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, वो है जिंक एमलगम, बोले तो ZnHg। तो ये है इसका फॉर्मूला। इसके अलावा यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड कराते हैं। तो तब जो है हमारे कीटोन या एल्डिहाइड एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो बात करें कौन सा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, जिंक एमलगम यानी कि ZnHg यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, बोले तो HCl भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, देखिए जिंक एमलगम यहाँ पे मतलब कि यूज़ होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और एसिडिक मीडियम यानी कि HCl यहाँ पे आल्सो यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है, गिव केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्टली इनटू एल्केन। देखिए अभी बिल्कुल मैंने समझाया था वही क्वेश्चन,
कि कोई भी रिएक्शन जो कि कीटोन या एल्डिहाइड को एल्केन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रही है उसको हम क्लीमेंसन रिएक्शन बोलते हैं। और वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सी रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड को डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट करती है, तो आंसर आपको पता ही है, क्लीमेंसन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखोगे, देखिए वही मैंने लिख रखा है, क्लीमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट डायरेक्टली एल्डिहाइड इनटू एल्केन। तो मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे रिएक्शन, जैसे कि हमारा एसिटल्डिहाइड है, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे CH3 जुड़ा है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड। जिंक एमलगम यानी कि जिंक ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है इथेन में CH3। तो ये एक स्टेप में यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये कई स्टेप में जाकर रिएक्शन होती है, तो इस तरीके से कन्वर्ट होता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा, देखिए गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इमिडाजोल। इमिडाजोल जो है उसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस बताने हैं। तो देखिए बात करें, इमिडाजोल जो है लाइक पायराजोल की तरह ही होती है। जैसे कि पायराजोल क्या था हमारा, आपको तो याद होगा, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा नाइट्रोजन होती है, एक हाइड्रोजन जोड़ा होता है, दो यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं। अगर हम ये जो कार्बन है बोले तो 1 2 3 4 5, जो तीसरे नंबर वाला कार्बन है उसको हटा करके अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें कार्बन को हटा करके, तो ये क्या है, हमारी इमिडाजोल है, इमिडाजोल। अगर हम इसकी नंबरिंग अब करें उसके बाद 1 2 3, तो पहले और दूसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन है 1,2, अब 2 है तो डाई। और आपको पता होगा नाइट्रोजन, अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो नाइट्रोजन के लिए एजा जो प्रीफिक्स होता है उसका हम यूज़ करते हैं एजा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एजा। और 5 यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल, तो क्या बना, एजोल। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1,2 डाई एजोल, ये होती है हमारी इमिडाजोल। तो देखिए बात करें, इमिडाजोल इज ए हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, आप देख सकते हैं उसके स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला कितना हुआ, जैसे कि आप गिनो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन यानी कि C3, हर एक कार्बन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो H4, नाइट्रोजन कितना है 2, तो N2, C3H4N2। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इट इज़ मोर बेसिक देन पायरिडीन एंड पायराजोल, ये पायरिडीन एंड पायराजोल से ज़्यादा बेसिक होती है। पायराजोल क्या था, उसमें केवल एक नाइट्रोजन थी, अब यहाँ पे एक और नाइट्रोजन आ गई, तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा ये बेसिक हो गई। ठीक है, तो ये इसका इतना लिख देना स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। बाकी अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो इमिडाजोल की अगर हम बात करें, ये हमारी ज़्यादातर एंटी फंगल इफेक्ट होता है इसका। आपने सुना हो कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, हिट्रोकोनाजोल, तो उनके अंदर जो है इमिडाजोल रिंग होती है, तो हमारा एंटी फंगल ड्रग होती हैं। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ है, देखिए जो कुछ हमारे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ही बनते हैं बेसिकली, जैसे कि अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन है, ऑटोकोइड्स हैं, हिस्टामीन है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें इमिडाजोल रिंग होती है, तो वहाँ भी इसका काफ़ी रोल है। नेक्स्ट कुछ हमारी मेडिसिन्स हैं, जैसे कि बायोटीन है, मेट्रोनिडाजोल है, मीडोजोलम है, लोसार्टन, एप्रोसार्टन और क्लोट्रीमेजोल। तो ये जो है इनके सभी स्ट्रक्चर जो है उसमें जो है इमिडाजोल रिंग होती है। तो ये जो है इसका यूज़ हुआ इमिडाजोल का। अब देखिए बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइंड टर्म डी, यानी कि स्मॉल डी स्मॉल एल एंड कैपिटल डी कैपिटल एल। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो वही हम देख रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कैपिटल डी कैपिटल एल की। तो जो कैपिटल डी होता है उसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कैपिटल एल उसका मतलब होता है लीवो रोटेटरी। यानी कि जो भी हमारे आइसोमर होते हैं, जब हम उन पर लाइट डालते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर वो उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं और शॉर्ट में कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वही आइसोमर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, PPL को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसको हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं, शॉर्ट में एल से उसको लिखते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखिए बात करते हैं कि ये डी और एल क्या है, जो कि स्मॉल लेटर में है। तो डी जो है वो हमारे लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है डेक्स्टर। डेक्स्टर का कहने का मतलब है कि राइट, यानी कि राइट साइड। एल का मतलब है वो है लैटिन, सॉरी एल जो है वो भी लैटिन वर्ड से आया है, लेवस जो है वर्ड उससे लिया है, जिसका मतलब है लेफ्ट। तो देखिए आपने अगर फर्स्ट यूनिट में जो कि ऑप्टिकल आइसोमर वाली थी, अगर उसमें नोमेनक्लेचर के मेथड पढ़े हो तो 2 मेथड थे, एक था DL मेथड जो कि यही वाला वो मेथड है, एक था RS मेथड। तो DL मेथड क्या था, उसमें जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है उसके बेस पर हम कोई भी जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उनका कन्फिगरेशन चेक करते हैं। तो बेसिकली बात करें, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने,
द DL system does not indicate which enantiomer is dextrorotatory and which is levorotatory. स्मॉल डी स्मॉल एल का मतलब ये नहीं है कि वो आइसोमर हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या फिर लिवरोटेटरी है, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये शो क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट जस्ट से डैट द कंपाउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड टू दैट ऑफ डेक्स्ट्रो और लिवो इनेंसियोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। तो ग्लिसरल्डिहाइड को इसमें हम एज ए रेफरेंस लेते हैं इस नोमेनक्लेचर के मेथड में। डीएल सिस्टम का जो मेथड है उसमें हम ग्लिसरल्डिहाइड को एज ए रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं और उसी से अदर जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उनको कंपेयर करते हैं और ये चेक करते हैं कि कोई भी जो अदर कंपाउंड है वो ग्लिसरल्डिहाइड के डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो आइसोमर है उससे मिल रहा है या फिर जो लिवोरोटेटरी जो इनेंसियोमर है या आइसोमर है उससे मिल रहा है। तो तब वहाँ पर हम स्मॉल डी और स्मॉल एल उसका हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो यही जो है ना सारा कुछ बताना था, ये सारे कवर हो गए हैं क्वेश्चन। बाकी जो है ये आपको ऐप पे मिल जाएंगे सॉल्यूशन और वीडियो भी जल्दी वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यही बताना था कैसे लगी वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।